एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी है। क्लास 11th का चैप्टर है और इसमें आप फुल चैप्टर में आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक, क्लास 11 का है जो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो फर्स्टली इज द डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है कि क्या एक्चुअली हो रहा है। इकोनॉमिक जो है एक सिस्टम होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, वो अपनी लिविंग्स को पूरा करने के लिए यानी अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। और वो काम किसी भी प्रोसेस से हो सकता है, जैसे कि प्रोडक्शन से हो गया, एक्सचेंज हो गया, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी कि जो अपनी सेटिस्फेक्शन है उन्हें पूरा करना, दैट इज़ द इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है वो सिस्टम होता है जिसमें जो है लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, इट मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। फॉर एग्जाम्पल दैट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। सो इकोनॉमी का मेन जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि क्या हो रहा है और वो अपनी सेटिस्फेक्शन किस तरह से पूरी करते हैं, दैट इज़ द इकोनॉमी। बट इकोनॉमिक्स मीन्स योर सब्जेक्ट नेम इज ए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब है कि ऑल अबाउट द चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, यानी कि जो स्टडीज़ आप कर रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर आप पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज़ द इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि क्या और कैसे हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक का मतलब था कि कैसे क्या चल रहा है, बट इकोनॉमिक्स का मतलब था क्यों और कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ह्यूमन वांट्स और रिसोर्सेज के बीच का रिलेशनशिप होता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज अ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी जो है इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ द सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर कमोडिटी। ओके, यानी कि एक लिमिटेशन होती है सप्लाई की जो डिमांड के लिए की जाती है, यानी कि डिमांड जितनी भी होगी तो सप्लाई जो है उतनी नहीं हो सकती, वो एक लिमिटेशन होती है उसकी। तो दैट इज कॉल्ड द स्कार्सिटी, ठीक है। एंड इट इज़ यूनिवर्सल, ये हर जगह होता है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल फॉर द इकोनॉमी और रिसोर्सेज रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज। दैट मीन्स इट कॉल्स इकोनॉमिक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो स्कार्सिटी होती है उसमें लिमिटेशन जो होती है सप्लाई की, वो आपको और रिसोर्सेज में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट थिंग इज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूज। ओके, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी कब होती है? जब हमारे पास जो है वो चॉइस आती है, जब हमें अपनी लिमिटेशन यानी अपनी जो वांट्स हैं वो कभी हमारी लिमिटेड होती ही नहीं है, वो हमेशा अनलिमिटेड होती हैं। और वो हमारी सेटिस्फाइड होंगी या नहीं होंगी, वो किस रिसोर्सेज से होंगी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हैविंग द ऑल्टरनेट यूजेस, ठीक है, यानी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे मुझे अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है दैट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इसके क्या रीजंस होते हैं? इसके 3 रीजंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल की स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो सप्लाई जो है वो लिमिटेड होती है बट डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाते, दैट इज़ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, अनलिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस कैसे होता है वो सब हम इसमें रीजंस में देखेंगे। तो नेक्स्ट इज़ अ रिलेशनशिप होता है हमारा बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स के बीच में। तो इनके फीचर्स होते हैं एक रिसोर्सेज का और एक ह्यूमन वांट्स का। क्या फीचर्स हैं रिसोर्सेज के? दे आर द स्केयर एंड देयर सप्लाई इज लिमिटेड, ओके, इन रिलेशन टू डिमांड, ये हम पढ़ ही चुके हैं। एंड दे हैव ऑल्टरनेट यूजेस, ठीक है। अगर हमारे किसी भी चीज़ को लेकर सप्लाई लिमिटेड होती है तो हम क्या करते हैं, उसका ऑल्टरनेट यूज़ ही देखेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं? ह्यूमन वांट्स देखो अनलिमिटेड ही वांट्स होंगी, जो ऐसी नहीं है कि हमारे वांट्स जो है लिमिटेड हैं, अगर हमने ये खर्चा कर लिया तो हम नेक्स्ट खर्चा नहीं करेंगे, ये चीज़ खरीद तो नेक्स्ट चीज़ नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो हमारी अनलिमिटेड होती हैं एंड दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। ये हमारे ह्यूमन वांट्स का फीचर होता है। एंड दे डिफर इन द प्रायोरिटी, ठीक है, हर प्रायोरिटी में ये हर चीज़ों में जो है वो डिफरेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि एक एक्स कंपनी है तो वो आपको 30,000 पर मंथ अप्रोच कर रही है, ठीक है, और एक वाई कंपनी है अगर आपको 35,000 दे रही है, और एक जेड कंपनी है जो आपको 40,000 दे रही है। तो आप खुद ही समझदार हो कि आप किस कंपनी में जाना चाहोगे। आप जेड में ही जाना चाहोगे क्योंकि वो हाईएस्ट सैलरी प्रेफर कर रही है आपको। लेकिन बाय चांस किसी चीज़ की वजह से जो है आप जेड कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो सेकंड जो ऑप्शन रहेगा आपका,
ठीक है, वो 35,000 वाला ही रहेगा जो कि y वाला था। सो y इज़ योर अपॉर्चुनिटी अगर आप z में नहीं जाते, ठीक है। और सेम चीज़ें अगर मैं कहूँ कि मैं y के लिए नहीं गई, ठीक है, और x के लिए आपका क्या होएगा, वो अपॉर्चुनिटी जो आपका 30,000, तो दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है जो ऑल्टरनेट फॉरगॉन हो, यानी कि इट इज़ द कॉस्ट जो है वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट फॉरगॉन, यानी कि अगर आपको हाईएस्ट वाला नहीं मिल रहा तो इससे पहले वाले पे जो आओगे वही आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट फॉरगॉन। For example, that Mr. X is working in a bank at the salary of 40,000 per month and he received 2 more job offer, ठीक है। वो 40,000 में काम ऑलरेडी कर रहा है और इसे 2 जॉब ऑफर मिल रहे हैं। पहला है 30,000 पर मंथ का जो एग्जीक्यूटिव है, और दूसरा है कि उसे जर्नलिस्ट बनना है जो कि 35% है। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा वर्किंग में बैंक करने का, जो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो इसका 35,000 ही रहेगा अगर वो 40,000 की जॉब छोड़ता है, ठीक है। तो 35,000 ही उसका ऑप्शन है ना नेक्स्ट वाला। तो दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपको बेस्ट नहीं मिल पाया तो उससे नीचे वाली जो वैल्यू होती है दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट इज़ द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोल दूं कि मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास 11th का चैप्टर है जो इकोनॉमिक्स का है। ये फुल चैप्टर इसमें रिवाइज कराऊंगी मैं, सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स 2 टाइप की होती है। सबसे पहले होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो इन दोनों में सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है जो हमारे देश के छोटे छोटे मुद्दों को उठाने का काम करता है। जैसे कि मैं कहूँ कि प्रोडक्शन हो गया, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, मार्केट हो गया, ये सारा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स होते हैं। और जो मैक्रो होता है इसमें देश के बड़े बड़े मुद्दों को उठाया जाता है, जैसे कि मैं कहूँ कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इस तरह से ये हमारे मैक्रो का काम होता है। अब हम पढ़ते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पॉइंट है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। यानी कि इकोनॉमी में जो है इंडिविजुअल यूनिट्स की बिहेवियर को स्टडीज करने के काम आता है, यानी छोटी चीज़ों को उठाने के काम आता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी विच स्टडीज द बिहेवियर एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक एज ए होल, यानी कि ये चीज़ें जो है पूरे इकोनॉमिक उठाने में, ये सिर्फ इकोनॉमिक का एक पार्ट है बट ये पूरी इकोनॉमिक्स की बात करता है मैक्रो में। सेकेंड पॉइंट इज द डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन टूल्स एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर द मेन टूल। एग्रीगेट का मतलब टोटल, ठीक है। ये टोटल नहीं है, टोटल का मतलब एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है। टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई की जो बात की जाती है पूरे इकोनॉमिक्स में दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड पॉइंट इज द इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस और कमोडिटी ऑफ अ फैक्टर। सिर्फ ये प्राइस और कमोडिटी ऑफ फैक्टर को डिटरमाइन करता है, बट ये क्या करता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल जो पूरे देश की होती है ना उसको डिटरमाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इन्वॉल्व द लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। जैसे कि मैं कहूँ कि मार्केट सप्लाई जो है वो ड्राइव बाय द एग्रीगेशन इन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ मार्केट, ठीक है, बट इट इन्वॉल्व द हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। ये आपकी डिग्री जो है इसमें लिमिटेड होती है बट इसकी डिग्री जो है हाईएस्ट होती है बिकॉज यहाँ पे टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई की बात की जाती है। Next is that it is known as the price theory and next is that it is known as the income theory. For example that microeconomy में individual income और individual output आते हैं, इसमें national income और national output आता है, ठीक है। ये आपका डिफरेंस था मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपका इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट कह सकते हो कि ये हो सकता है। नेक्स्ट इज आपके पास आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दोनों का पहले मतलब समझते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक का मतलब होता है कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, ठीक है, और नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं कि आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एक 12th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बट नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि उस 11th क्लास में आपके 98 या 100% आ जाने चाहिए, दैट इज़ अ नॉर्मेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है पॉजिटिव का आपको डिफाइन क्लियर हो गई होगी। तो इट डील्स विद द व्हाट इज हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली, कि क्या चल रहा है, ठीक है, और उसके लिए हमें प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व कि वो हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉजिटिव इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, की क्या एक्चुअली रियल डिस्क्रिप्शन दिखाता है कि एक्चुअली रियलिटी क्या है, बट ये सिर्फ आइडियल्स पे ही डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट होता है इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, ठीक है,
एंड ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्चुअल डाटा शो नहीं करते, ये एक्चुअल होता है। अगर आप एक क्लास 12th में हो तो आपके प्रूफ है कि यू आर इन अ क्लास 12, बट ऐसा नहीं है कि मेरे क्लास 12th में इतने नंबर आएंगे, उसके पास मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं, तो इट कैन नॉट। नेक्स्ट इज इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, ठीक है, बट इट गिव्स। नेक्स्ट, इट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स नॉट सजेस्टिव, ठीक है, जो फैक्ट पे काम करता है, ये सिर्फ सजेस्ट नहीं करता, फैक्ट दिखाता है एक्चुअली चीज़ ये है मेरे पास, बट ये हमारे जो है सिर्फ ओपिनियन पे ही चलता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल जो है कि प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर द कॉन्स्टेंट राइजिंग, कि प्राइस जो है इंडियन इकोनॉमी में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और उस प्राइस को रोकने के लिए जो स्टेप लेना चाहिए वो हमारा नॉर्मेटिव में आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब आपको क्लियर हो गया। पॉजिटिव का मतलब है कि वो चीज़ जो एक्चुअली है, नॉर्मेटिव है कि जो एक्चुअली चीज़ है उसे बदलना चाहिए, या ये होना नहीं चाहिए, या ये होना चाहिए, दैट इज़ द नॉर्मेटिव। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर होता है ख़त्म। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर में हर चीज़ अच्छे से डिफाइन हो गई है। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो कहीं भी पसंद आए प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइए। थैंक यू।